Hello guys and welcome back to Commerce Kaksha. In this video we will cover all the remaining terms of the basic accounting terms. So पहला टर्म है आपका बैड डेट्स. बैड डेट्स किसको कहते हो? बैड डेट्स जो है आपका जब पैसा डूब जाता है, यानी आपने उधार में जिसको भी बेचा, आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं ना, रिसीवेबल्स का मतलब आपने जिससे पैसे लेने हैं, ठीक है, तो आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं ना, उनमें से किसी ने पैसा आपको नहीं दिया और वो रिकवर आप कर नहीं सकते हो, या तो हो सकता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गए हो, उनके पास कुछ बचा ही नहीं आपको देने के लिए, या कोई भी रीजन हो जाता है जिसकी वजह से आपका जो अमाउंट है वो इरिकवरेबल हो जाता है, तो उसको आप लॉस की तरह ट्रीट करते हो, उसी को बोलते हो बैड डेट्स. ठीक है, यानी आपके जो डेट्स थे वो बैड हो गए, ठीक है, इरिकवरेबल हो गए. तो इसको देखिए, इट इज द अमाउंट रिसीवेबल बाय द बिजनेस विच बिकम्स इरिकवरेबल. ठीक हो, जिसको आप निकाल नहीं पा रहे हो, या जिसको आप कवर नहीं कर सकते हो, जिसको आप पा नहीं सकते हो, अब इज देयर फॉर ट्रीटेड एज अ लॉस बाय द बिजनेस. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बैड डेट्स. देन है बैलेंस शीट. बैलेंस शीट किसको बोलते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, आपके बैलेंस शीट आती है. बैलेंस शीट क्या होती है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है. ठीक है, यानी फाइनेंशियल स्टेटस कि आपके बिजनेस की क्या औकात है. औकात इन द सेंस आपके एसेट्स कितने हैं, आपके लायबिलिटीज कितनी है. ठीक है, तो ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट पर, एक सर्टेन डेट पर आपके बिजनेस में कितने एसेट्स, कितने लायबिलिटीज हैं, ये शो करता है आपका बैलेंस शीट. ठीक है, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट विच शोज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस ऑन दैट डेट. उस डेट को जो भी आपके बैलेंस होंगे, बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो शो करेगी आपकी बैलेंस शीट. ठीक है, देन है बुक वैल्यू. बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है या वो फिगर होता है जिसपे आपके असेट्स और लायबिलिटीज, जिस फिगर पे आपके असेट्स और लायबिलिटीज आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर रही हैं. ठीक है, इट इज द वैल्यू एट विच द आइटम्स, द असेट्स और लायबिलिटीज एक्सेट्रा अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपके पास आपने एक असेट खरीदा, एक मशीनरी खरीदी, जो कि आपको पड़ी थी 10 लाख की. 10 लाख की आपको मशीनरी पड़ी थी, यानी आपने इतना खर्च किया था उस मशीनरी को परचेज करने के लिए, तो आप रिकॉर्ड करोगे इसी फिगर पे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे इसी फिगर पर उस मशीनरी को शो करोगे. ठीक है, अब क्या होता है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी जो मशीनरी है वो 10 लाख ही शो करेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके मार्केट में उसकी क्या प्राइस है. मान लीजिए उसके मार्केट में प्राइस घट करके हो जाती है ₹8 लाख. ठीक है, लेकिन आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें आपकी 10 लाख ही रहेगी, तो इसी को आप मशीनरी की बुक वैल्यू बोलोगे 10 लाख को. ठीक है, तो बुक वैल्यू यही होती है. देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसको बोलते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब वो बुक्स जिसपे आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो. ठीक है, जस्ट अ मिनट. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती है? आपकी वो बुक्स, आपकी वो बुक्स या रिकॉर्ड जिसमें आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एंट्री करते हो जहाँ पर. ठीक है, जहाँ पर भी आप अपने बुक्स ऑफ अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, वही आपका बुक्स ऑफ अकाउंट होता है. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी क्या क्या चीजें आती है? आपकी जर्नल आती है, लेजर आती है, कैश बुक, बैंक बुक, ये सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है. ठीक है, इट इज द रिकॉर्ड और बुक्स इन विच ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एंटिटी आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन्ड. ठीक है, जर्नल में आप सबसे पहले जर्नल में एंट्री करते हो, उसके बाद लेजर में आप क्लासिफाई करते हो ट्रांजैक्शंस को, कैश बुक में आप कैश से रिलेटेड कैश
रिसीट और कैश पेमेंट रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, यानी कहाँ कहाँ से आपको कैश मिला और कहाँ कहाँ आप कैश पे कर रहे हो। उसी तरह आपकी बैंक बुक होती है जिसमें बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। तो ये सारी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। देन डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं? डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट। आप जो असेट खरीदते हो उसकी वैल्यू जब आपकी गिरती है तो वो डेप्रिसिएशन होता है, कांस्टेंट यूज करने की वजह से, ठीक है। अपने बिजनेस में आप जैसे आपने मशीनरी खरीदी, ठीक है, उसको लगातार आप प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो ना, उससे गुड्स बना रहे हो, बनाने का काम ले रहे हो, तो एक साल बाद उसके जो वैल्यू है कुछ तो गिरावट आएगी उसमें, ठीक है। इसी गिरावट को डिप्रेसिएशन बोलते हैं। यानी लगातार आपके जो असेट्स की वैल्यू गिर रही होती है बिकॉज ऑफ यूजेज और पैसेज ऑफ टाइम, या ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस का मतलब आउटडेटेड हो जाना। असेट बहुत सारे आउटडेटेड हो जाते हैं ना, जैसे कंप्यूटर्स वगैरह आप खरीदो तो उसके बाद ही टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो पुराने खरीदे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है वो क्या होते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं ना। तो डिप्रिसिएशन इसी को बोलते हैं कि ऑब्सोलिसेंस या यूसेज या फिर किसी भी कारण आपके जो असेट हैं उनकी वैल्यू में जो गिरावट आती है, ठीक है। देन एंटिटी किसको बोलते हो? Entity is an economic unit which carries out various economic activities and is established in accordance with the law in force. आपकी सॉरी आपकी कोई भी यूनिट, आपकी बिजनेस यूनिट भी जैसे आपकी एंटिटी कहलाएगी, ठीक है। यानी आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो में इंगेज्ड है, जो भी इकोनॉमिक यूनिट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज्ड है और आपकी जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म हुई है, तो वो एंटिटी है। जैसे पार्टनरशिप फर्म्स जो हैं वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती, कैसे बनती हैं? पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करती हैं। और उसी तरह कॉरपोरेशंस आपकी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है, ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज्ड होती है। तो ये सब आपकी एंटिटीज है, ठीक है। देन एंट्री क्या होता है? एंट्री का मतलब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एक सिंगल ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हो उस सिंगल ट्रांजैक्शन को एंट्री बोलते हैं, ठीक है। एक सिंगल ट्रांजैक्शन जिसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट में वो आपकी एंट्री कहलाएगी, ठीक है। देन इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं दिवालिया, ठीक है। It is the state of a person or an entity which he is unable to pay its debt. Sorry, where he is unable to pay its debt. यानी कोई भी पर्सन या एंटिटी, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया या फिर कोई एक पर्सन हो गया जो अपने उधार चुका नहीं सकता, ठीक है। He is not in a position to pay off. अपने डेट्स को पे करने के काबिल नहीं है, वो अनेबल है, तो उसको हम बोलेंगे इंसॉल्वेंट। और जो इंसॉल्वेंट होता है ना उसकी लायबिलिटीज बढ़ जाती है, उसकी लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है उसके असेट से, ठीक है। यानी उसकी जो संपत्ति है उससे कहीं ज्यादा उसकी क्या हो जाएंगी, उसके दायित्व, ठीक है। उसके डेट्स, उसके उधार जो है वो बहुत ज्यादा होंगे, उसके असेट से भी ज्यादा होंगे, ठीक है। प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं? प्रोप्राइटर इज अ पर्सन हु ओन्स अ बिजनेस, ठीक है। एक बिजनेस से ओनर क्या होता है? प्रोप्राइटर कहलाता है। Who owns the business and contributes capital to the business. जो भी अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है उसको ओन कर रहा है वो उसका क्या होगा? प्रोप्राइटर होगा, ठीक है। देन रीबेट किसको बोलते हैं? रीबेट अभी डिस्काउंट पढ़ा आपने, उसी तरह जो है रीबेट भी होता है आपका। रीबेट में क्या होता है कि प्राइस में जो रिडक्शन होता है ना वो गुड्स के बेचे जाने के बाद होता है, ठीक है। यानी आपको गुड्स मिल गया, आपने खरीद लिया ऑलरेडी, उसके बाद आपके प्राइस में रिडक्शन आपको मिलेगा। हो सकता है कुछ अमाउंट आपको रिफंड मिल जाए, या फिर अगर आपने पे नहीं किया अभी तक तो उसमें आपको कम करके पे करना हो। इसमें होता क्या है कि आपने गुड्स खरीदा और वो डिफेक्टिव निकल गया या फिर किसी भी तरीके की कमी है उसमें, तो आपका जो सप्लायर है उसको आपको रीबेट देगा,
उस पे, ठीक है। आपकी जो गुड्स की प्राइस होगी उससे कम आपको प्राइस पे करना होगा। देन सॉल्वेंट किसको कहते हैं? Solvent, it is the state where a person or entity is in a position to pay off its its debts, ठीक है। यानी वो पर्सन या एंटिटी जो कि अपने डेट्स पे करने की पोजीशन में है, अपने डेट्स, अपने उधार को चुका सकती है, ठीक है। अपने उधार चुकाने के काबिल जो है वो सॉल्वेंट है। और जो सॉल्वेंट पर्सन होता है ना, उसकी असेट्स जो है वो ग्रेटर होती है लाइबिलिटीज से, ठीक है। यानी उसके पास जो संपत्ति है वो हमेशा ज्यादा होगी उसके उसके उधार से, ठीक है। सो दीज वर द रिमेनिंग टर्म्स। आपके पूरे हुए जो आपका चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स इज फिनिश्ड नाउ, एंड आई विल कम अप विथ some questions related to this chapter. So like this video, share it to your friends, and subscribe the channel. Thank you for watching.